हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कल पूछा था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार लगा लेंगे। रोहतांग दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में और सिक्किम में। तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिमाचल प्रदेश में है कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो याद रखेंगे रोहतांग, जो रोहतांग दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप कमेंट नहीं कर सकते मैं कोई बात नहीं, बट एक सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, और हिंदी और सब्जेक्ट के वीडियो लाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बहुत यूनिक बिहेवियर होता है पानी का। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो पानी का घनत्व जो होता है आपका, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, अधिकतम होता है। उसके बाद घटते जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इसका घनत्व क्या है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। और 4 डिग्री ऐसे जाता है। देखिए इसके जैसे पानी को हमने गर्म किया तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ होता है। तो उसके बाद सबसे मैक्सिमम होता है। उसके बाद जो हम गर्म करेंगे तो वो बढ़ता नहीं, घटने लगता है, घटने लगता है, ऐसे 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 आ जाता है। तो जो 4 डिग्री, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है पानी घनत्व। तो उसके बाद वो घटने लगता है। तो ये एक यूनिक बिहेवियर है पानी का। इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट होगा। MIME, ये इंटरनेट का एक क्वेश्चन है। MIM, माइम जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। माइम का फुल फॉर्म क्या होता है। मल्टीपल इंटरनेट मेल एंटिटीज, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एंटिटी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो माइम को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट होगा। ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अंडू टाइपिंग का शॉर्टकट क्या है। अंडू टाइपिंग का शॉर्टकट क्या होता है। कंट्रोल+S, कंट्रोल+Y, कंट्रोल+P, कंट्रोल+Z। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन पूछा। अंडू शॉर्टकट, अंडू शॉर्टकट मतलब कि जैसे कि आपने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया, ABCD टाइप हो गया। अब ABC यहाँ ये आपका डी टाइप हो गया गलती से। तो आपको क्या करना है कि इसको अंडू करना है कि जो नहीं सी टाइप हो गया, उसके बाद क्या हुआ आपका डी टाइप हो गया। तो आपको अंडू करना है कि जो मेरा पहले वाला था वो आ जाए। तो उसके लिए क्या, उसको हम अंडू टाइपिंग बोलते हैं। वो होता है हमारा कंट्रोल+Z से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कंट्रोल+Z। क्योंकि क्या होता है जब कंट्रोल, जैसे मानो मैंने ABCD कर दिया, गलती से मैंने डी टाइप कर दिया। मुझे डी नहीं, केवल ABC तक टाइप करना था। गलती से मुझे 3 ही लेटर अक्षर में टाइप करना था, 4 अक्षर टाइप हो गया। तो हमको क्या करेंगे कि हम इसको अंडू करेंगे। अंडू का मतलब कि जो लास्ट वाला जो हुआ, लास्ट वाला जो टाइपिंग हुआ वह हट जाएगा। ये आपका डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका, ये आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो कंट्रोल जब वाई करेंगे हम ना, तो ये जो लास्ट वाला जो एक्शन रहेगा आपका परफॉर्म किया रहेगा वो हट जाएगा। एक बार और कंट्रोल जेड करेंगे तो सी भी हट जाएगा, एक बार और कंट्रोल जेड करेंगे तो बी भी हट जाएगा। तो ये क्या होता है, अंडू करना होता है। जो पुराना वाला हमारा होता है उसको लाना होता है। तो कंट्रोल+Z होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। इसके जो टाइपिंग है आपका ये गलत हो गया। यहाँ पर डी पार्ट रहेगा, यहाँ पर आंसर में यहाँ पर डी रहेगा, सी नहीं रहेगा, डी। कंट्रोल+Z याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका मापन किस में किया जाता है। वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा, ओल्स के द्वारा। तो कंप्यूटर की मेमोरी या स्मृति का मापन जो बिट्स के द्वारा किया जाता है। बिट्स, छोटे छोटे बिट्स में इनकी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे अंडू होता है वैसे रीडू होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अंडू, रीडू टाइपिंग का शॉर्टकट क्या होता है कंप्यूटर में। कंट्रोल+S, कंट्रोल+Y, कंट्रोल+P, कंट्रोल+Z। तो रीडू टाइपिंग मीन्स की अगर हमने ABC हमने टाइप किया है, तो मानो कि गलती से हमारा क्या है, सी डिलीट हो गया। मानिए कि गलती से अपना ये, मैं इसको सी डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया, सी हमारा डिलीट कर दिया। तो अब सी डिलीट हो गया आपका गलती से, मानिए गलती से। तो इसको फिर से लाना है। अब आपको टाइप नहीं करना है कि सी आप टाइप करिए कीबोर्ड से, आपको लाना है केवल एक की बताइए जिससे कि रीडू हो जाए, मतलब जो जो आपने लिखा था वो फिर से आ जाए। तो उसके लिए हमारा होता है कंट्रोल+Y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। ये कंट्रोल+Y होता है।
उसके लिए होता है वो कंट्रोल प्लस वाई। इसका आंसर जो हो गया आपका रीडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस वाई और अंडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस जेड। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है नेट के एग्जाम में। तो ये कंट्रोल वाई से आपका रीडू हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और 9 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है आपका वो होता है 9.8 न्यूटन। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? किसी मनुष्य का भार 600 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर क्या भार होगा उसका? 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन और 100 न्यूटन। तो क्या होता है कि जो जी का मान होता है वो चंद्रमा पर पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है, 1/6 भाग होता है। तो हम अगर 600 में हम 1/6 से इसका जो भार है वो भी 1/6 हो जाएगा। 6 से हम 1/6 से गुणा करेंगे तो 6 कम से 100, इसका है 100। तो इसका जो क्या होगा, जो 600 न्यूटन का जो भार है पृथ्वी पर उसका भार अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हो जाएगा 100 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। 100 न्यूटन उसका हो जाएगा भार। इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया। बल किसका गुणनफल होता है? बल किसका गुणनफल होता है? एफ जो होता है आपका फोर्स से न्यूट्रल करते हैं, किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार का और वेग का, और भार और त्वरण का। तो जो बल होता है आपका, बल होता है आपका ये द्रव्यमान m इंटू ए, जहाँ ए एक्सेलरेशन है जिसको हम त्वरण बोलते हैं हिंदी में, और m क्या है? द्रव्यमान है हमारा। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ma। F इक्वल टू होता है ma। यहाँ m द्रव्यमान है, a एक्सेलरेशन है, त्वरण है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी पार्ट। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बी पार्ट। इसका आंसर हो गया। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के, बर्नौली प्रमेय पर, एनगाड्रो परिकल्पना पर, संवेग संरक्षण पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉकेट हमारा उड़ता है, आसमान में जाता है, वो संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का एक कंसेप्ट है, उस पर काम करता है रॉकेट। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट हो गया, संवेग संरक्षण। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? क्या है? किसी पदार्थ का संवेग है, संवेग हमारा जो होता है उसको हम पी से अगर डिनोट करें तो वो होता है हमारा संवेग। संवेग जो हमारा होता है ये इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। पी इक्वल टू होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। जो संवेग हमारा होता है वो हो गया था m इंटू वी, और वेग का v होता है। तो दोनों का अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होगी? संवेग, मानिए हमारा संवेग क्या है? p इक्वल टू हमारा हो गया m इंटू वी, m द्रव्यमान और v वेग। तो ये हमारा संवेग और वेग के अनुपात, वेग v से हम डिनोट करते हैं वेग। तो अगर दोनों का अनुपात निकालेंगे हम तो v से v कट जाएगा, बचेगा क्या? टोटल m बचेगा, तो m द्रव्यमान। तो इसका आंसर जो हो गया आपका कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि बनती है? तो वो द्रव्यमान बनती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, संवेग वस्तु का द्रव्यमान, जो वस्तु का संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा इसका SI मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका आयामी सूत्र होता है mLT⁻⁻1। नीचे हो दिया P इक्वल टू mv, और m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है। वेग हमारा क्या हो जाएगा कि v से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो फार्मूला होता है, आयामी सूत्र होता है ये LT⁻⁻1। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए। संवेग और वेग के अनुपात से हमें जो प्राप्त होता है वो द्रव्यमान प्राप्त होता है। इसका आंसर जो हो गया सी पार्ट हो गया। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग कंफ्यूजन रहते हैं। ल्यूमेन जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। तो जो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति ल्यूमेन जो है मात्रक है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया। इसको क्या करें, ठीक है कि ल्यूमेन में आधा लॉ है, इसमें भी लॉ है, और तीव्रता में तो लॉ है नहीं। तो इसलिए इसका हम कह सकते हैं कि जो ज्योति तीव्रता है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक नहीं, सॉरी, जो ल्यूमेन है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट हो गया, ज्योति फ्लक्स। पार्सेक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन। स्टार लगाए 4 5 6 स्टार लगाते हैं आपके लिए। पार्सेक जो होती है इसकी इकाई क्या होती है? पार्सेक जो होती है क्या इकाई होती है? किसकी इकाई होती है? मतलब पार्सेक के द्वारा क्या नापा जाता है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक, चुंबकीय बल। तो पार्सेक जो होती है बहुत ही लंबी दूरी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दूरी का मात्रक है। अगर पूछा है किसकी मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट हो गया। लेकिन बहुत ही लंबी दूरी की
दूरी ज्ञात करने के लिए इस इकाई का यूज किया जाता है। दूरी, बहुत ही लंबी दूरी, पार्सेक दूरी का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। जो एम्पियर आपका होता है ये आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विद्युत धारा या करंट का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया, विद्युत धारा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए ये भी अगर वैसे ही कुछ है, प्रकाश वर्ष जो होती है किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता के, द्रव्यमान की। जो प्रकाश वर्ष भी है वो भी दूरी की ही इकाई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। पार्सेक भी और प्रकाश वर्ष दोनों ही दूरी की इकाई होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको याद ही होता है। वैसे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का जो मात्रक होता है आपका ये आपका जूल। कार्य का जो मात्रक होता है आपका जूल होता है। ये होता है एसआई पद्धति में। अगर पूछेगा कि कार्य का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में आपका क्या होता है? अर्घ। अर्घ। एसआई पद्धति में क्या होता है? हमारा जूल होता है। और सीजीएस पद्धति में आपका क्या होता है? अर्घ होता है। वैसे बल का मात्रक पूछता है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक जो होता है हमारा न्यूटन होता है। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, बल का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर पूछे कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। ये आपका सीजीएस पद्धति में आपका ये डाइन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। दो मात्रक पर याद हो गया। कार्य का मात्रक जूल होता है आपका एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जो कि एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। ये 4 क्वेश्चन याद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री 4 केल्विन। तो इसका आंसर जो हो गया, स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है आपका सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। यही पूछता है कभी कभी फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो ये भी याद करेंगे। सेंटीग्रेड में तो याद है ही है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 होता है, 98.4 नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया वो क्वेश्चन है सीट सुपर टेट में आ गया। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री आपका ये होता है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में ऐसे केल्विन में पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन है वो। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट होगा। केल्विन मान से मानव शरीर, केल्विन में क्या है? केल्विन मान में शरीर, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 280, 290, 300, 310। तो जो केल्विन के पैमाने पर जो सामान्य मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है ये आपका ये होता है 310 केल्विन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। इसका जो आंसर हो गया आपका डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन का, विवर्तन का, परावर्तन का, इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि तरंगे है वो परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की तीव्रता के लिए। तो डेसिबल जो इकाई होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल इकाई का यूज हम करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, ध्वनि की तीव्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का वेग कितना, लगभग कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। वायु में ध्वनि का जो वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड, और 232 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो ध्वनि का जो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है आपको वो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ, किस माध्यम में होती है? कहाँ होती है इन चारों में? वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो वायु की जो अधिकतम चाल होगी आपको ठोस में होगी। इसमें से ठोस क्या? इस्पात है। तो इस्पात में इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट। ये पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और ध्वनि की चाल निर्वात में होती नहीं है, वो निर्वात में चाहिए नहीं, ध्वनि बढ़ ही नहीं सकता, इसको जीरो होता है। तो ये भी दोनों फैक्ट्स याद रखेंगे। ध्वनि की चाल मैक्सिमम क्या होती है? ठोस में होती है, ठोस में या इस्पात में होती है। और जो प्रकाश का चाल होता है निर्वात में होता है सबसे ज्यादा। उत्प्लवकता का नियम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, लुई पास्चर ने, इनमें सभी ने। तो उत्प्लवकता का जो नियम था उसको प्रतिपादित किया था आर्किमिडीज ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें जो गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें जब गिरती है आकाश से तो उनकी बूंदें गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, वर्षा जल की सहायता के कारण। सतही तनाव के कारण, जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये पार्ट, सतही तनाव के कारण जो होती है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग मतलब कि पृथ्वी का जो जी है, जी की वैल्यू है, पृथ्वी का जी है और चंद्रमा के जी दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मतलब वही पूछ रहा है कितना नजदीक है। जो पृथ्वी का जी होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और जो चंद्रमा का जी होता है उसको हम 1/6 जी से करते हैं, 1/6 यानी 1/6 भाग होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी पार्ट, 1/6 लगभग 1/6 के नजदीक होता है। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, बाह्य बल। तो दूध से क्रीम निकालने में जो लगता है आपका अपकेंद्रीय, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, इंग्लिश में भी याद रखेंगे, ये पूछ लेता है सेंट्रीफ्यूगल, ये आपका ये सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल होता है, वही काम करता है दूध से दही निकालने में। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, अपकेंद्रीय बल। चाबी भरी घड़ी में, जब जो पुरानी घड़ियां होती है जिसमें चाबी भर दिया जाता था, उसमें कौन सी ऊर्जा व्यवस्थित होती है, कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और संचित ऊर्जा। तो चाबी भरी गाड़ी में जो होती है हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? सूर्य क्या होता है कि सूर्य से हमेशा ये ऊर्जा की मात्रा निकलती रहती है, किस क्रिया से होती है? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से और विखंडन ऊर्जा से। तो जो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन निकलना होता है वो आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक न्यूक्लियस होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 0, 1, 3, 5। तो नाभिक के परमाणु में, नाभिक परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो होती है आपका 1। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। एक उसमें होता है प्रोटॉनों की संख्या। इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, जे टॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने। तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की थी आपकी एंडरसन नाम वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी पार्ट, एंडरसन। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज की थी तो ईटा पर नाचे, ईटा से हो जाएगा आपका ईटी। ईटा का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की वो टॉमसन ने की थी, पर का क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने की थी, और नाचे ना मतलब न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने की थी। ये ट्रिक है, हम याद कर लेंगे। एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। आज का तीसरा क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। जो मानव की आंख की रेटिना है उस पर आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, वास्तविक तथा उल्टा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य डूबते समय लाल क्यों दिखाई? सूर्य जब डूबता है तो लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। जब सूर्य डूबते समय क्या होता है, लाल एकदम दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? जो समुद्र होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है? अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण और जल की ऊपरी सतह के कारण। जो समुद्र का जो जल होता है वो नीला दिखाई देता है इसलिए क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका बी पार्ट। आकाश की परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है समुद्र नीला दिखाई देता है। तो आज आप 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आप लोगों के लिए। आज का क्वेश्चन आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने उसका सही आंसर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रेनबो जिसे बोलते हैं, रेनबो किसके कारण बनता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। आपको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बार आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एक सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।